हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम एक नया नॉवेल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लम्से जाना। और ये खानज़ादा बेत स्टोरी है और एक रोमांटिक स्टोरी, बोल्ड रोमांटिक नॉवेल है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मेरा कोई एक नॉवेल पीडीएफ में भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये एक नॉवेल पढूँ जो कि मुझे इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी स्टोरी अच्छी लगेगी। तो आज हम पढ़ेंगे लम्से जाना बाय लाइबा खान। लम्से जाना तहरीर बाय लाइबा खान। और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये लम्से जाना की स्टोरी कैसी है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी मज़े की है। सो वो स्टार्ट करते हैं। वो 21 साल लड़की तेज तेज कदम उठाती अपने घर की जानिब रवा दवा थी। तंग सी गलियों से नजरते हुए वो तेजी से अपने घर में दाखिल हो चुकी थी। आज तो उसके मोहरे से उसकी डांट पक्की थी। उन्होंने सुबह ही से उसे घर से जाते वक्त बोला था कि घर जल्दी वापस आ जाना, लेकिन शोरूम में काम ज़्यादा होने की वजह से वो आज लेट हो गई थी। मुझे माफ़ कर दें, कसम से आज बहुत ज़्यादा काम था इसीलिए मैं लेट हो गई। और ज़िला खानज़ादी जिससे जैसे ही घर दाखिल हुई अपने कंधे पर लटके बैग को हैंगर के साथ लटका दे, जल्दी से अपने कंधे के गिर से शाल उतारकर चारपाई पर फेंकते अपने मोरे के कमरे में भागकर गई थी। कमरे के अंदर दाखिल होने पर हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कमरे में सिर्फ और सिर्फ उसकी मोरी नहीं बैठी थी, उसके साथ दो मोटी मोटी आंटी भी बैठी हुई थी। उनके कपड़ों से देखकर ही पता चलता था कि वो किस कदर ऊंची खानदान से हैं। और साथ ही उनके चेहरे पर नागवारी को देखकर और ज़िला ने हैरत से अपनी मोरे की तरफ देखा था। मोरे ये लोग और ज़िला खानज़ादी अपनी हैरत को छुपाते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर अभी अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी। ये है आपकी बेटी जिसकी आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। वैसे शक्ल सूरत से तो बहुत प्यारी है, लेकिन इसके चेहरे पर मासूमियत नहीं है। बेटी ज़रा चल कर तो दिखाना हमें, हम देखें तो सही कि तुम हमारे बेटे के म्यार पर पूरा उतरती हो कि नहीं। उन दोनों आंटियों में से एक आंटी जो अपने चेहरे पर बनिस्बत दूसरी आंटी से ज़्यादा मेकअप थोप कर आई थी, उन्होंने और ज़िला खानज़ादे की तरफ देखते हुए गरूर से कहा था। उसकी मोरे यमुना बेगम ने हैरत से उस औरत की तरफ देखा था जो उनकी बेटी पर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे रिश्ता मांगने नहीं बल्कि वो उन्हें उसकी औकात बताने आई हैं। वो एक समझदार खातून थी। उससे पहले कि यमुना बेगम उन दो आंटियों को देखकर कुछ बोल पाती, उसको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी थी। आंटी, अब ऐसा करें कि सबसे पहले तो अपने बेटे को बुलाएं जिनके लिए आप रिश्ता लेकर आई हैं। पहले वो मेरे सामने चलकर दिखाएगा। अगर उसकी नाक ठीक हुई, उसकी आंखें खूबसूरत हुई, उसके बाल सिल्की हुए और वो कदवा जसामत में मुझ जैसा अच्छा हुआ, और अगर वो मेरे म्यार पर पूरा उतरा, तभी मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूँगी, वरना वो रहा दरवाज़ा। और उर्जिला खानज़ादी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, आप वहाँ से निकल कर अपने घर तशरीफ़ ले जा सकती हैं। इस कदर बेइज्जती पर उन दोनों आंटियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे। वो किस तरह से उनके बेटे के बारे में ऐसा बोल सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की। वो तुमसे 100 बराबर गुना अच्छा है और तुमसे अच्छी लड़की मिल सकती है। और उसकी माँ जो वहाँ पर बैठी थी, उन्होंने चीख कर उस बदतमीज़ खानज़ादी से कहा था, तो आंटी मुझसे अच्छी लड़की मिल सकती है तो मुझसे अच्छी लड़की ढूंढ कर अपने बेटे के साथ उनकी शादी कर लें। मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। और दूसरी बात, अगर आपको अपने बेटे के लिए बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो आपको दूसरों की बेटियों के बारे में भी ऐसा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, तो आप कौन होती हैं मेरा मजाक बनाने वाली या फिर मजाक उड़ाने वाली कि मैं आपको चल कर दिखाऊं। तो मैं तो अल्लाह के कर्मों से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ में कोई भी ख़राबी नहीं है, ना ही मैं पैर से लंगड़ी हूँ, ना ही मैं आँख से गाड़ी हूँ, और ना ही मैं कानों से बहरी हूँ। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी ऐसी लड़की के पास चली जाती जिसकी आँख गाड़ी होती, उसको अगर आप इस तरह से रिजेक्ट करके चली जाती तो उसके दिल पर क्या गुजरती आप जानती हैं। अल्लाह के सामने रोकर अगर वो आप लोगों की शिकायत करती तो आप लोगों का एक गुरूर एक सेकंड से पहले मट्टी में मिल जाना था। इसीलिए जाएं और कहीं और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगें, लेकिन रिश्ता मांगने से पहले उन लोगों से तमीज़ से बात भी कर लीजिएगा, वरना यकीनन आपका बेटा कंवारा ही ज़िंदगी गुजार लेगा। और ज़ीला खानज़ादी ने नहायत ही धीमी आवाज़ में पुरसुकून होते उनके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा था, उन्हें ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। खैर, इस तरह से किसी लड़की का मजाक बनाना उसका हक तो उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, रिश्ता मांगना था तो मांगे ना मांगते, तो इस तरह से मजाक उड़ाने का हक तो उन लोगों को किसी ने भी नहीं दिया था। वो दोनों उनकी तकरीर सुनकर अपने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उठी और उन माँ बेटी को घूरते हुए वो लोग घर से निकल गई थी। यमुना बेगम ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और अपनी बेटी और उर्जिला खानज़ादी की तरफ देखते हुए कहा था कि मेरी जान, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें। वो एक समझदार खातून थी, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंट बनाने वाली और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली। उन्होंने खुद ही अपनी बेटियों को इस काबिल ही बनाया था। यमुना बेगम का दिल पुरसुकून था कि उसकी बेटी ने उन लोगों से बदतमीज़ी के बगैर ही निहायत ही खूबसूरत अंदाज में उन लोगों को सही के बारे में बता दिया था। ओह मोरे, एक तो आप भी ना हर दूसरे रोज़ किसी न किसी आंटियों को घर पर रिश्ता लाने के लिए कह देती हैं। क्या इतनी बोझ हो गई हूँ मैं अब आप पर कि अब आप मेरी शादी करना चाहती हैं। सिर्फ 21 साल की ही तो हूँ मैं ना मेरी जान।
ایسا نہیں کہتے۔ یمنا بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے پاس صفحے پر بلایا اور تو اٹھ نہیں سکتی تھی اپنے پیروں پر معذور ہونے کی وجہ سے، اس لیے ارزیلا خانزادی اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ میری جان، تم تو میری حالت سے واقف ہو، تم دونوں بہنوں کی فکر لگی رہتی ہے، مجھے تمہاری طرف سے تو میں اتنی فکر مند نہیں ہوں، تو تم تو اپنے حق کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے، لیکن تمہاری چھوٹی بہن مہزیلا، وہ بھی صرف 15 سال کی ہے، اور وہ کس قدر ڈر و خوف سے سہمی رہتی ہے، تم اس کے بعد سے واقف ہو۔ آگے چل کر دنیا میں اس کو تمہارا سہارا لینا ہی پڑے گا، وہ تمہاری طرح کانفیڈنٹ نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر اس دنیا سے میں رخصت ہو کر بھی جاؤں تو تمہیں ایسے ہاتھوں میں سونپوں کہ تمہاری بہن بھی پرسکون ہو گئی، تمہارے گھر اس کے۔ یمنا بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر بہہ رہے تھے اور ارزیلا خانزادی اپنے مورے کے آنسو پر تڑپ اٹھی تھی اور ان کے آنسو کو جلدی سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ مورے، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں ہوں نا، مہزیلا کا خیال میں خود رکھوں گی، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ اس دنیا سے جانے کی بات اور ہمیں اکیلا کرنے کی بات بالکل بھی نہ کریے گا۔ ارزیلا خانزادی کی بات سن کر یمنا بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ جاؤ بیٹی، تم تھک گئی ہوگی نا، کھانا کھا لو، میں بنا چکی ہوں۔ مورے کتنی بار کہا کہ آپ مت بنایا کریں، میں شو روم سے آ کر بنا دیا کروں گی۔ ارزیلا خانزادی نے اب کی بار گھور کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ مورے، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی مورے کا دوبارہ سے لیکچر اسٹارٹ ہوتا کہ وہ تھک کر آفس سے آتی ہے اور دوبارہ سے وہ کام گھر کے کرتی ہے، اس طرح سے وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے جلدی سے۔ ارزیلا خانزادی نے اپنی بات اپنی ماں کے سامنے رکھی تھی۔ ہاں میری جان، تم جاؤ کھانا کھا لو، تب تک میں نماز پڑھتی ہوں، پھر میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہاری بات سکون سے سنوں گی، ابھی نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ یمنا بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تھا تو ارزیلا خانزادی بھی ہاں میں سر ہلا کر چھوٹی سی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کا یہ گھر نہایت ہی چھوٹا 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا کچن تھا، کچن کے ساتھ اٹیچ ہی ایک باتھ روم اور پھر اس کے ساتھ ہی چھوٹا صحن۔ یہ گھر ان لوگوں نے کرائے پر لیا تھا چھوٹے سے کچن کی طرف آ کر، اور ارزیلا خانزادی نے سب سے پہلے ہینگر پر لٹکے اپنے بیگ کو اٹھایا اور ساتھ ہی اس کے چیٹ لو اپنا موبائل نکال کر جلدی سے واٹس ایپ پر جا کر لو کو اوپن کرتے ہوئے اسے ایک ٹک بھیجا تھا۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ آن لائن ہے یا آف لائن۔ مزید اب وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، آئے دن اس کی ماں اس کے لیے رشتہ لا رہی تھی، آج تو وہ صاف صاف بات کر کے اس کو اپنے رشتے کے لیے اپنے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اسے آن لائن ہوتا دیکھ کر جلدی سے ارزیلا نے اسے آڈیو کال ملائی اور موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے وہ اس کا فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ مہزیلا اسکول سے آ کر سو گئی ہوگی اور اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی، اسی لیے وہ مطمئن جلدی سے اس خانزادے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ عارش خانزادہ، تم میرے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتے ہو یا نہیں، یا پھر کسی دن اپنے گھر آئے رشتے کو میں اپنے مورے کے سامنے ہاں کر کے شادی کے لیے تیار ہی ہو جاؤں۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے کی دیر تھی کہ ارزیلا خانزادی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ دوسری طرف عارش خانزادہ کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی اور جلدی سے اپنے لہجے کو دھیما بناتے ہوئے کہا تھا کہ میری جان، اگر تم کہتی ہو تو میں شام تک رشتہ لے کر آ جاتا ہوں، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس تم ہاں کرو۔ عارش خانزادہ نے نہایت ہی سمجھداری سے اس مسئلے کو سلجھانا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی مورے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ کر ان سے میں بات کروں گی، تو تم ایسا کرو کہ 4 بجے تک گھر آ جاؤ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رشتہ لینے، کیونکہ ہر روز میں لوگوں کے سامنے جا کر تھک چکی ہوں، ہر دوسرے دن گھر آ کر کوئی نہ کوئی رشتہ مانگتا رہتا ہے میرا۔ ارزیلا خانزادے کی آواز میں اس بار نروٹھے پن کو محسوس کرتے عرش خانزادے کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی اور کہا تھا کہ میری جان، پریشان مت ہو، ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، اب تم سے فیس ٹو فیس ہی ملاقات کروں گا، اچھے سے تیار ہو جانا اور ریڈ کلر کا ڈریس، بالوں کو کھلا چھوڑنا۔ عرش خانزادہ نے اب سے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا جس طرح سے وہ اسے پسند تھی، بالکل اسی طرح۔ جی جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اب تک جلدی سے آ جائیں، تب تک میں بھی تیار ہوتی ہوں۔ ارزیلا خانزادی کی آواز میں خوشی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر فون رکھوں، تھوڑا سا کام ہے، 1 گھنٹے میں نپٹا کر میں تمہارے گھر کی طرف ہی آتا ہوں، پہلے ہم نکاح کریں گے، اس کے بعد رات تک میں اپنے ماں باپ اور چاچا چاچی کے ساتھ تمہارے گھر پر حاضر ہو جاؤں گا میری جان۔ عرش خانزادہ کی بات سن کر ارزیلا خانزادی کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ بلا پہلے نکاح بعد میں اپنے گھر والوں کو لانا، یہ کیا ماجرا تھا؟ ایسا کیسے؟ عرش، آپ جانتے ہیں کہ مورے اس طرح سے نہیں مانیں گی، آپ پہلے نکاح کریں گے، اس کے بعد اپنے ماما بابا کو بلائیں گے، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ اپنے ماما بابا کے ساتھ آئیں، نکاح کریں میری جان، تمہارے مورے کو کیسے منانا ہے وہ تو مجھ پر چھوڑ دو، اور ویسے بھی میں ابھی ماما بابا کسی کام سے سوات دادا کی حویلی کی طرف گئے شام میں، جب تک وہ لوگ اسلام آباد آتے ہیں تب میں انہیں ڈائریکٹلی میں ہی تمہارے گھر پر ہی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ عرش خانزادہ نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا تھا، تو دوسری طرف ارزیلا خانزادی بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی زندگی میں
आने वाले तूफान को कि अब से कुछ देर बाद उसकी ज़िंदगी में किस तरह से उधम मचने वाला था। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़, उर्जिला खानज़ादी ने कहा तो साथ ही अर्श खानज़ादा ने भी अल्लाह हाफिज़ कहते हुए फ़ोन रख दिया था। उन दोनों के धुआंधार इश्क को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। ये बात तो बस 6 महीने पहले की है, जब उर्जिला खानज़ादी अपनी नौकरी की तलाश में किसी शोरूम के अंदर यूं ही दाखिल हो गई थी और वहाँ के बॉस यानी कि अर्श खानज़ादा ने उसे काम पर रख लिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अर्श खानज़ादा जिस तरह से उसकी केयर करता था, छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ़ करता था और उसकी शानदार पर्सनैलिटी को देखते हुए उर्जिला खानज़ादी उसकी तरफ पेशकदमी कर गई थी। उर्जिला खानज़ादी सदा की प्यार की भूखी, अपनों से जुदा होने वाली उसकी ज़िंदगी में जब इतना केयर करने वाला इंसान आया तो उर्जिला खानज़ादी भी आम लड़कियों की तरह उसकी तरफ पेशकदमी कर गई थी, लेकिन उसे उसकी हुदूद मालूम थी, इसलिए तो वो डायरेक्टली ही आज उससे रिश्ते की बात कर चुकी थी। अपने मोरे का सर वो शर्म से झुकाना नहीं चाहती थी, इसलिए डायरेक्टली अर्श खानज़ादा उससे मोहब्बत का दावेदार था तो उससे निकाह कर लेता। और आज जब वो उसके साथ निकाह करने आ रहा था, वो रिश्ते के लिए मान गया था, तो उर्जिला खानज़ादी भी अपने आप को हवा में उड़ती महसूस कर रही थी। वो कितनी खुशनसीब थी जिससे मोहब्बत की उसको पा लिया था, ऐसा उर्जिला खानज़ादी का सोचना था। जल्दी से किचन से निकलकर वो बाथरूम के अंदर घुसी और नहाने गई। अपने लिए एक सादा सा लाल कलर का कुर्ता अपनी अलमारी से निकाला। वो शॉर्ट फ्रॉक था, साथ ही उसके साथ पजामा पहना था जो उसके नाजुक से सरापे पे क़यामत की तरह ढहा रहा था। कमरे की तरफ जाते उसने छोटे से शीशे की तरफ फरते जल्दी से अपने गीले बालों को सुलझाया था। अपने पुश पर उन्हें खुला छोड़ते उनके सूखने का इंतजार करने लगी। साथ ही छोटी सी अलमारी से एक बॉक्स को निकालते उसने ज़मीन पर बैठकर उस बॉक्स को खोला और साथ ही उसे छोटे छोटे से टॉप्स निकालकर अपने कानों में पहने। साथ ही मेकअप बॉक्स निकालकर उससे एक लाइट सी पिंक लिप ग्लॉस निकालकर अपने लबों पर लगाई थी। इतनी सी तैयारी में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों वाली वो लड़की, भरे भरे गाल, ठीकी सी नाक, गोल चेहरे के साथ पतले होंठ, वो भी इंतहा खूबसूरत थी। उसकी पठानी नैन नक्शूश को देखते हुए तो आए दिन उसके लिए रिश्ते आते रहते थे, लेकिन वो अपने हुस्न से लापरवाह एक खानज़ादा को ही दिल दे बैठी थी। ब्राउन आंखों में आज कुछ अलग सी ही चमक थी। अभी वो शीशे में देखकर कुछ सोच ही रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान हुई कि इतनी जल्दी पहुंच भी गया। घड़ी की तरफ आंखें उठा के देखी तो वो 4 का हिस्सा भी अबूर कर चुकी थी। वो हैरान हुई कि उसे तैयारी में इतनी देर लग गई कि 4 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। सबसे पहले तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने ही अर्श खानज़ादा अपने शानदार पर्सनैलिटी के साथ खड़ा, ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने, खूबसूरत सी खाई रंग की आंखों पर ब्लैक चश्मा चढ़ाए, हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहने, अपने पैरों में चमचमाते शूज़। अपनी कीमत आप बता रहे थे। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी, यहीं पर खड़ा रहकर मेरा दीदार करना है क्या? अर्श खानज़ादा को न जाने क्यों लेकिन दिल में ढेरों सुकून पैदा हुआ था। जिस तरह से उर्जिला खानज़ादी उसे देख रही थी, उसे पक्का यकीन हो चला था कि वो उसकी मोहब्बत में गूढ़े गूढ़े डूब चुकी है। हाँ हाँ, अंदर आओ। उर्जिला खानज़ादी ने चौंक कर जल्दी से उसके लिए रास्ता छोड़ा तो वो घर के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ पर है तुम्हारी मोरे? अर्श खानज़ादा ने उस पर अपनी खाई रंग की आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा था। अंदर है, आओ मेरे साथ। उर्जिला खानज़ादी ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया तो अर्श खानज़ादा भी उसके पीछे ही चल पड़ा था। मोरे, आप जाग रही हैं? आपने मोरे के कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जो अपना व्हील चेयर पर बैठी अपने हाथों में तस्बीह लिए हुए थी। उर्जिला के साथ किसी अनजान शख्स को कमरे के अंदर दाखिल होते देखकर यमुना बेगम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये कौन है, किसको साथ लाई हो अपने? मोरे, ये मेरे शोरूम के बॉस हैं, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उर्जिला खानज़ादी ने डरते डरते कहा था। उसको अपने मोरे से बात करने का टाइम ही नहीं मिला था और अब अचानक से अर्श खानज़ादा भी टपक पड़ा था, इसीलिए डरते डरते धड़कते हुए दिल के साथ कहा था। यमुना बेगम समझदार औरत थी। अपनी बेटी की तैयारी को देखकर और उस लड़के को आते देखकर उन्होंने तहम्मुल से अर्श खानज़ादा को अपने सामने रखे सोफे पर बैठने के लिए कहा था। अर्श खानज़ादा कदम ब कदम चलता सोफे पर बैठा और दूसरी तरफ उर्जिला खानज़ादी पुरसुकून होती कमरे से बाहर निकल आई थी। जी बोले, क्या बात करनी है आपको? यमुना बेगम ने अर्श खानज़ादा की तरफ देखते हुए कहा था। मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, ज़्यादा झुंझलाहट में नहीं पालूंगा और दो टोक बात करना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, वो भी अभी, आज, अभी और इसी वक्त। अर्श खानज़ादा ने मजबूत लहजे में अपनी बात उनके सामने रखी थी। यमुना बेगम को हैरत तो हुई थी कि वो शानदार मर्द आखिर उनकी बेटी का रिश्ता मांगने कैसे आ सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में पनपते हुए जज्बे और उस लड़के को मजबूत लहजे में बात करते देखकर यमुना बेगम जैसी समझदार खातून भी उससे इम्प्रेस नजर आ रही थी। तो क्या तुम्हारे घर में कोई बड़े नहीं है कि तुम यूं ही खुद अपने रिश्ते की बात करने चले आए हो?
यमुना बेगम ने अपने दिल में खटकता हुआ सवाल अर्श खानज़ादा से पूछा था। ज़रूर है, लेकिन सवात में हमारी हवेली है, वहाँ पर शायद दादा का कोई काम था जिसकी वजह से बाबा और मोरे हवेली गए हैं। सवात जैसे ही वो रात तक इस्लामाबाद आते हैं, मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली उन्हें यहीं पर ले आऊँगा। तब तक हम निकाह की रस्म अदा कर लेते हैं। वैसे भी मेरे माँ बाप को बनाना मुश्किल काम नहीं है, उन्होंने पहले ही सारे इख्तियारात मेरे हाथ में दे रखे हैं। अर्श खानज़ादा ने इस बार तफसील से यमुना बेगम के सामने अपनी बात रखी। वो उस औरत के झुर्रियों ज़दा चेहरे को देखकर रह गया था, जिसका एक वक्त में उसका चाचा दीवाना था। उस औरत का अपनी पहली बीवी को वो कितना दर्द और तकलीफ दे गए थे, सिर्फ और सिर्फ इस औरत की खातिर। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बेटी का मामला है, इस तरह जल्दबाजी से मैं उसका निकाह नहीं कर सकती। रात तक जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते, तब तक भी तुम इंतज़ार करो। उनके आने के बाद ही हम निकाह रख लेंगे। अभी कोई भी जल्दी नहीं है, ना कोई जा रहा है। यमुना बेगम ने इस बार तहम्मुल से काम लिया था। वो नहीं चाहती थी कि सारी ज़िंदगी का फैसला वो अपनी बेटी के लिए एक ही दम से कर लें। सामने बैठे इंसान में बाज़ाहिर तो कोई खामी सी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसके दिल के अंदर तक थोड़ी ना पहुंच सकती थी, इसलिए उससे थोड़ा टाइम मांगा था। लेकिन मैं आपकी बेटी से अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। चाहे तो आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं, वो पिछले 6 महीने से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। अर्शज़ादा ने इस बार वो दाव खेला था जिसकी वजह से उसकी खानज़ादे की इज्जत पर ही दाव लग जाता, लेकिन उस पर वो कहाँ पे थी। वो तो बस अभी और इसी वक्त किसी तरह से अपना निकाह करना चाहता था। यमुना बेगम को न जाने क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगा था अपनी बेटी का इतने अरसे तक अपने आप से कोई बात छुपाना। लेकिन खैर वो पहले उर्जिला खानज़ादी से बात करना चाहती थी, उसके बाद ही वो उस लड़के को भी निकाह के लिए इजाज़त देने वाली थी या नहीं, बाद में तय होना था। ठीक है, तुम 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ, यमुना बेगम ने कहा और साथ ही व्हीलचेयर को घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर सहन की तरफ आ गई थी, जहाँ पर उर्जिला खानज़ादी बैठी आसमान को देखकर गहरी सोचों में गुम थी। क्या तुम उस लड़के के साथ पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हो? यमुना बेगम ने बिना लगे लिपटी 2 टूक अपनी बेटी से सवाल पूछा था। हाँ मोरे, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन आई एम सॉरी। उर्जिला खानज़ादी ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे कर ली थी और अपनी गलती मानती थी। उससे पहले अपनी मोरे से बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही उसको अर्श खानज़ादा को बुलाना चाहिए था। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था उर्जिला। अब मैं उसे क्या जवाब दूँ? जब तुम पहले ही सब कुछ तय कर चुकी हो तो उसे बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी? वो तो ज़िद पर अड़ा है कि उसे अभी और इसी वक्त तुमसे निकाह करना और अपने माँ बाप को वो रात में लेकर आना चाहता है। क्या करूँ? अपनी यमुना बेगम ने नाराज़ सी नज़रों से उसकी तरफ देख कर कहा था। मोरे प्लीज़ एक बार उसकी और मेरी मोहब्बत पर यकीन करके हमारा निकाह कर दें। वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, मुझे यकीन है। वो मुझे बहुत इज्जत देता है। पिछले 6 महीनों में उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, और ना आजकल के रिलेशनशिप किस तरह से होते हैं आप खुद बेहतर जानते हैं। उसने आज तक मुझसे मेरी एक पिक्चर तक नहीं मांगी। आप उस पर भरोसा कर सकती हैं। उर्जिला खानज़ादी अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी माँ की घुटनों से लगी ज़मीन पर बैठी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। यमुना बेगम ने भी अपनी बेटी की खुशी की खातिर हाँ कर ली थी, वरना उसका दिल अंदर से अजीब तरह से ही डर रहा था। लेकिन अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। जाओ बुलाकर लाओ उसे। उससे पहले कि उर्जिला खानज़ादी उठकर अंदर अर्श खानज़ादा को बुलाने जाती, वो पहले ही यमुना बेगम के सामने हाजिर था। शायद वो कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था, ऐसा यमुना बेगम ने अपना अंदाज़ा लगाया था। ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है, तुम निकाह का इंतज़ाम करो, 1 या आध घंटे में बाद हम निकाह कर लेंगे। यमुना बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। 1 या आध घंटे बाद? क्यों आंटी, अभी ही करते हैं। मौलवी साहब और गवान बाहर ही मेरी गाड़ी में बैठे हैं, अर्श खानज़ादा ने कहा, और साथ ही जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ते सबको वो घर के अंदर लाकर सहन में बिठा चुका था। दोनों माँ बेटी की इसकी इतनी जल्दबाजी और तैयारी पर हैरान थी। इसको इतना कॉन्फिडेंट था कि खुद के ऊपर वो उसकी मोरे को बना लेगा, इसलिए वो मौलवी और गवाहान को अपने साथ ही लाया था। और उर्जिला खानज़ादी ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए सोचा था। यमुना बेगम भी परेशान थी उसकी इतनी जल्दबाजी पे, लेकिन फिर खैर क्या होना था। अगर उनकी बेटी खुश थी तो वो भी मुतमईन थी ना। और फिर अगले 5 मिनट के अंदर उर्जिला आलमज़ेब खानज़ादी से वो और उर्जिला अर्श और औरंगज़ेब खानज़ादी बन चुकी थी। 10 मिनट के बाद सब गवाहान और मौलवी साहब ले जा चुके थे। अर्श खानज़ादा ने अपने साथ मिठाइयों के टोकरे लाते गार्ड्स को अंदर आने का हुक्म दिया था। अब उनका छोटा सा सहन हर तरफ मिठाइयों के टोकरों से भरा हुआ था। आंटी मुझे इजाज़त दे, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बाद ही अपनी बेगम की रुखसती लेने आऊँगा अपने माँ बाप के साथ। अब अर्श खानज़ादा ने यमुना बेगम को देखते हुए कहा था। तुम? यमुना बेगम ने भी परेशान होते हाँ में सर हिला दिया था। इतनी हड़बड़ी में सब कुछ हुआ था कि यमुना बेगम को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। 1 ही घंटे के अंदर अंदर वो लड़का सब कुछ कर चुका था, उसे राज़ी भी कर चुका था और अपने निकाह के लिए मना भी चुका था, और निकाह करके
बाकायदा अपने घर जाकर अपने माँ बाप को रुखसती के लिए लाने भी जा रहा था। यमुना बेगम ने हाँ में सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। अर्श खानज़ादा जाने से पहले उर्जिला खानज़ादी की तरफ मुड़ा और माथे पर बोसा देते हुए कहा था कि मेरी जान का मुबारक हो, बहुत जल्द, सिर्फ 2 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊँगा। उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से रुखसत होकर मेरे साथ चली जाओगी। अर्श खानज़ादा ने उर्जिला खानज़ादी के कान में गंभीर सरगोशी करते हुए कहा था। साथ ही उसके कान की लौ को दांतों तले दबाया तो उर्जिला खानज़ादी के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। अर्श खानज़ादा तूफान की तरह आया था और वापस तूफान की तरह ही चला भी गया था। अब देखना ये था कि वो उर्जिला खानज़ादी की बारात लाने वाला था या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में तूफान बर्पा करके चला गया था। ये मंजर है सवात जैसे खूबसूरत इलाके का, जहाँ पर खान हवेली नहायत ही शान शौकत से खड़ी हर आने जाने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हवेली तो पुराने ज़मानों की, लेकिन अंदाज दाखिल होने पर हवेली के न्यू जनरेशन ने पूरी हवेली को इस तरह से रेनोवेट करवाया था कि वो उसमें जदीद दौर की हर तरह की रेनोवेशंस करवाई गई थी। खानज़ादा हवेली अपनी कीमत आप थी। हवेली को देखकर ही पता चलता था कि उन खानज़ादों की कीमत क्या है। रात हो या दिन का समा, हर वक्त हवेली रोशनियों में नहाई होती थी। बशीर खानज़ादा दादा, परवीन खानज़ादी दादी, उनकी शादी के बाद अल्लाह ताला ने 3 औलादों से नवाजा था, 2 बेटे और एक उनकी लाडली बेटी। बड़ा बेटा औरंगज़ेब खानज़ादा, छोटा बेटा आलमज़ेब खानज़ादा और उनकी लाडली बेटी नरगिस खानज़ादी। औरंगज़ेब खानज़ादा की शादी उनके चचाजाद नाइला खानज़ादी से हुई थी, जो निहायत ही सोबर खातून थी, सब्र करने वाली। उनको अल्लाह ताला ने 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा था। बड़ा बेटा अर्श खानज़ादा 28 साल का मगरूर शहज़ादा, गाड़ियों का बेइंतहा शौकीन, इस्लामाबाद के शहर में खुद का शोरूम चलाने वाला। दूसरा बेटा बशीर खानज़ादा, जिसने छोटी उम्र में ही इस्लामाबाद जैसे शहर में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा था, वो बेइंतहा खड़ूस माना जाता था। खानज़ादा हवेली के लड़कियों के मुताबिक अपने काम से काम रखने वाला, सिर्फ अपने भाइयों जैसा कज़न के साथ ही खुलकर बात करने वाला। और उनकी छोटी बेटी इनाया खानज़ादी 20 साल की चुलबुली वो लड़की खानज़ादा हवेली में अपने दोनों बड़े भाइयों की जान, वो इंतहा की शरारती लड़की मानी जाती थी हवेली में। आलमज़ेब खानज़ादा, जिसने 2 शादियां कर रखी थी, एक हवेली में अपनी खालाजाद शुमाइला खानज़ादी से, जिसने उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मलियार खानज़ादा, जो अर्श खानज़ादा से सिर्फ 1 महीने छोटा था, उसका जिगरी यार और उन सब से अलग थलग पुलिस की फील्ड ज्वाइन करने वाला, अपने पेशे को लेकर बेइंतहा पॉजिटिव इंसान, जो उनकी दुनिया में नाइंसाफ़ी करने वालों का खात्मा करने के लिए निकला था। दूसरा बेटा बरलास खानज़ादा, जो 25 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अपने सारे भाइयों की जान हमेशा अपने भाइयों की नाक में दम करके किए रखना। बशीर खानज़ादा का उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानना और उसकी हर जिद को पूरा करना। दूसरी बीवी यमुना खानज़ादी, जिससे आलमज़ेब खानज़ादा की 2 बेटियां थीं, उर्जिला खानज़ादी और महजीला खानज़ादी। जब बशीर खानज़ादा दादा को अपने बेटे आलमज़ेब खानज़ादा के दूसरे निकाह के बारे में पता चला था, तब बशीर खानज़ादा ने आलमज़ेब खानज़ादा को धमकी दी थी कि वो अपनी शहर की बीवी को छोड़ दे, वरना वो उससे अपनी सारी जायदाद से आग कर लेंगे और उसे घर से निकाल लेंगे। अपनी अय्याशियों में धुत आलमज़ेब खानज़ादा ने अपने बाप की धमकी में आकर अपनी मोहब्बत यमुना खानज़ादी को शहर में ही दर की ठोकरों के लिए छोड़ दिया था। तब उसे सिर्फ अपनी एक ही बेटी का इल्म था, उर्जिला खानज़ादी। उसे महजीला खानज़ादी के बारे में इल्म नहीं था कि एक मासूम सी छोटी सी जान को वो इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर चुका था और उसके सर से बाप का साया उठा चुका था। जब शुमाइला खानज़ादी को अपने शौहर आलमज़ेब खानज़ादी के दूसरे निकाह का इल्म हुआ था, तब वो बहुत ज़्यादा तड़पी थी। वो आलमज़ेब खानज़ादा से मोहब्बत करती थी और उसने अपनी मोहब्बत की खातिर ही आलमज़ेब खानज़ादा को माफ़ करके उनके साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी थी। जब दादा ने उसे जायदाद से आग करने का हुक्म दिया, तो वो कमज़ोर और बुज़दिल इंसान अपने शहर में दूसरी बीवी का साथ छोड़कर हवेली में अपनी पहली बीवी शुमाइला के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगा था, अपनी 2 मासूम सी बेटियों को बेआसरा करके। बशीर खानज़ादा की लाडली बेटी नरगिस खानज़ादी, जिसकी शादी बशीर खानज़ादा ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे दुरिया खानज़ादा से करवाई थी, लेकिन अफसोस कि वो दोनों ज़्यादा देर तक उस दुनिया में नहीं रह पाए थे। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा ज़रम खानज़ादा, बशीर खानज़ादा का लाडला, पूरे हवेली में उसका रूप चलता था। 38 साल का ज़रम खानज़ादा हवेली का सबसे बड़ा सपूत था। अपने सारे भाइयों को खुद के साथ इतना मजबूत बॉन्ड बनाने वाले कि कुछ भी हो जाए, उसके सारे भाई सबसे पहले आकर मसले उसके साथ ही शेयर करते थे और वो भी बड़े भाई के हक से उनके सारे मसले समझदारी से हल करता था। हवेली पर उसका काफ़ी रूप था। हवेली की सारी लड़कियाँ उसको रूड बॉय के नाम से पुकारा करती थी। अकेले में सामने तो किसी के मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी। ज़रेश खानज़ादा अपने भाई ज़रम खानज़ादा की लाडली, हवेली की सबसे बोल्ड लड़की
اور اس کو یہ کانفیڈنٹ ایمان ہے، یہ غرور صرف اور صرف اپنے بھائی زرم خان زادہ کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ وہ مضبوط لڑکی، اپنے اعصابوں پر قابو پانے والی، کسی کے سامنے بھی اپنے ایموشنز کو ظاہر نہ کرنے والی، بے انتہا مضبوط تھی۔ جب نرگس خانزادی اور دریاب خانزادہ نے ایک فنکشن سے واپس اپنی حویلی کی طرف لوٹ رہے تھے، تب ان کے ساتھ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی گلورین خانزادی بھی موجود تھی گاڑی میں۔ گاڑی اچانک سے بریک فیل ہو جانے اور گاڑی کھائی میں گر جانے، نرگس خانزادی اور دریاب خانزادہ کی موت ہو جانا اور گلورین خانزادی کی لاپتہ ہو جانا، حویلی والے اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ گلورین خانزادی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی، لیکن اس کے بھائی زرم خانزادہ کو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی چھوٹی گڑیا گلورین خانزادی زندہ ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہی جب سے ہوش سنبھالے ہے تب سے ہی گھوم رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی موت کو بھی وہ حادثاتی نہیں ٹھہراتا تھا، بلکہ گاڑی کا بریک فیل ہو جانا وہ کسی سازش کا ہی حصہ بنے تھے، وہ اسی کی تلاش میں تھا۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو انٹرو سمجھ آ گیا ہوگا۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا جب دروازے پہ دستک کو مہزیلا کو سنتے مہزیلا خانزادی بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا۔ جی آپ لوگ کون ہیں؟ بے انتہا معصومیت سے پوچھتے عرش خانزادہ کو وہ کوئی گڑیا ہی لگی تھی۔ اندر بیٹھی ارزیلا خانزادی اور یمنا بیگم اس کی معصومیت بھری آواز سن کر گہری سانس پڑ کر رہ گئی تھی۔ یمنا خانزادی ہمیشہ اس کو سمجھاتی تھی کہ غیر محرم سے بات کرتے اپنی آواز کو سخت بنانا، لیکن ہمیشہ ہی اس کی آواز میں معصومیت ہی ہوتی تھی۔ ارزیلا خانزادی نے اس کی باتیں سن کر جلدی سے باہر آ کر صحن میں دیکھا تو عرش خانزادہ اپنی پوری بارات کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ عرش خانزادہ کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار دھڑکنا شروع ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جلدی سے مہزیلا کو انہیں اندر لانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنے موڑے کو بھی ان کے آنے کے بارے میں آگاہ کر لیا تھا۔ یمنا بیگم، جس کو ابھی تک ڈر تھا کہ کہیں وہ خانزادہ جس طرح طوفانی ہواؤں کی طرح اس کی بیٹی کو اپنا کر چلا گیا تھا وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں، لیکن اب ان کے آنے کے بارے میں سن کر ہمنا بیگم کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ ٹینشن کے چکر میں صبح سے انہوں نے اپنی دوائی بھی نہیں کھائی تھی۔ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ تھیں اور ساتھ ہی اپنے دونوں پیروں سے معذور بھی ہو چکی تھیں۔ عرش خانزادہ نے اس چھوٹی گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ گڑیا سائڈ پر ہو، آپ کی موڑے سے ملنے میرے موڑے اور بابا، چچا اور چچی آئے ہیں۔ مہزیلا خانزادی نے عرش خانزادہ کی بات سن کر وہاں میں سر ہلایا اور ان لوگوں کو اندر آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے جیسے ہی پلٹی تو عالمزیب خانزادہ کے پشت سے اس کا سر زور سے ٹکرا گیا تھا۔ آہ انکل، آپ نے میرا سر توڑ دیا۔ بے اختیاری مہزیلا خانزادی کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ عالمزیب خانزادہ نے مڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماضی میں اس کو یمنا بیگم کی یاد دلا گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس معصوم سی گڑیا کو دیکھ کر اس کو اپنی محبت کی یاد آخر کیوں آئی تھی؟ سوری بیٹا، آپ کو زیادہ لگی تو نہیں؟ عالمزیب خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مہزیلا خانزادی نے نام میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے عالمزیب خانزادہ ابھی بھی کشمکش میں کھڑا تھا کہ تبھی انہیں شمائلہ خانزادی مخاطب کرتی تھی۔ اپنے ساتھ کے صحن میں بچی 2-4 چرپائیوں پر بٹھا گئی تھیں۔ بیٹا جی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اتنی جلدی یہ شادی کی، کم از کم اپنے نکاح میں انوائٹ ہی کر لیتے، اورنگزیب خانزادہ نے اپنے بڑے بیٹے عرش خانزادہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اورنگزیب خانزادہ کو ابھی تک تپ چڑھی ہوئی تھی جس طرح سے ان کے بیٹے نے پڑھائیوں کی طرح آ کر اپنے ہی ماں باپ کو سوات سے ہڑبڑی میں اسلام آباد بلا کر کہا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا اور وہ آج رخصتی بھی چاہتا ہے۔ اگر وہ دونوں آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر ابھی تک اورنگزیب خانزادہ کے ماتھے کے بل ہی نہیں جا رہے تھے۔ اوہ اب چپ بھی ہو جائیں، دوبارہ میرے بیٹے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا اسپیشل ڈے ہے آج اس کا۔ شمائلہ خانزادی، عرش خانزادہ کی ماں، نے اپنے شوہر کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا اور اورنگزیب خانزادہ بھی ایک نظر اپنے لاپرواہ بیٹے کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ چچی، آج آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے بچپن میں جتنے بھی آنسو بہائے تھے ان سب کا ازالہ کروں گا میں۔ عرش خانزادہ نے اپنے چچی کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ میری جان نائلہ خانزادی واقف تھیں عرش خانزادہ کے خود سے اٹیچمنٹ کے بارے میں، اسی لیے وہ اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ اب عرش خانزادہ کی ایسی بات سن کر ان کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھا تھا۔ نائلہ خانزادی نے بے اختیاری اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا جہاں کھائی رنگ کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی چمک تھی۔ میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میری بات مانو، کچھ بھی غلط مت کرنا ورنہ ساری زندگی کے لیے صرف پچھتاوا ہی تمہارے ہاتھ آئے گا۔ نائلہ خانزادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن عرش خانزادہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چوم کے عقیدت سے کہا تھا کہ چچی جان، اب بے فکر ہو
جائیں यहाँ पर होने वाला ड्रामा देखें सिर्फ। उससे पहले कि नाइला खानजादी मस्जिद अर्श खानजादा को आने वाले वक्त के लिए आगाह करती, यमुना बेगम की व्हीलचेयर को घसीटते हुए उर्जिला खानजादी बाहर सहन में सब लोगों के सामने यमुना खानजादी को लाकर खड़ा कर चुकी थी। उर्जिला खानजादी की सबसे पहली नज़र ही अर्श खानजादा पर गई थी, जिसकी आंखों की चमक को देखते ही वो मोहब्बत की पाने की खुशी इकरार दे गई थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि अब जो उसकी ज़िंदगी में तूफान मचने वाला था, उसके बाद उसको मोहब्बत जैसे लफ्ज़ से ही नफरत हो जानी थी। यमुना बेगम को व्हीलचेयर से उठता ना देखकर शुमाइला बेगम जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और उनको गले लगाते हुए सलाम किया था। औरंगज़ेब खानज़ादा ने भी सलाम किया था। उसके बाद यमुना बेगम की नज़र जैसे ही आलमज़ेब खानज़ादा से टकराई तो वो अपनी जगह फतरा चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो जो देख रही हैं क्या वो सच है। 4 साल की थी उर्जिला जब आलमज़ेब खानज़ादा उसे छोड़कर चला गया था, और अब आलमज़ेब खानज़ादा को अपने सामने देखकर यमुना बेगम को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से किसी ने जान निकाल दी हो। दूसरी तरफ आलमज़ेब खानज़ादा का हाल भी यमुना बेगम से मुख्तलिफ ना था। इतने सालों के बाद अपने सामने अपनी मोहब्बत को देखकर आलमज़ेब खानज़ादा की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। सभी उन दोनों को हैरत से देख रहे थे, जो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शुमाइला बेगम हैरत से आलमज़ेब खानज़ादा को देख रही थी, जिसकी आंखों से आंसू जारी थे। उससे पहले कि उनका हाथ उठकर आलमज़ेब खानज़ादा के कंधों पर तसल्ली देने के लिए उठता, उसे दोबारा से अर्श खानज़ादा की आवाज़ अपने कान में सुनाई दी, जो कह रहा था कि चले चची जान, अब ड्रामा स्टार्ट करते हैं।